1990 का दशक मुंबई के लिए बदलाव का दौर था। उस वक्त शहर में गैंगवार, दिन दहाड़े गोलियां, रंगदारी कॉल्स और अंडरवर्ल्ड का वर्चस्व बढ़ चुका था। जैसे जैसे अंडरवर्ल्ड के गिरोह बढ़ रहे थे, वैसे वैसे शहर में पुलिस के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का भी उभार हो रहा था। ये मुंबई पुलिस से जुड़े ऐसे अधिकारी थे जो अपराधियों के खिलाफ खुलकर कार्रवाई करते थे और बिना किसी पूछताछ के उन्हें मार गिराते थे। जुर्म के दुनिया से अपराधियों को साफ किया करते थे। कुछ तो इतने मशहूर हो गए थे कि अंडरवर्ल्ड भी उससे डरता था। एक बार तो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट से डरते हुए दाऊद का जो सबसे बड़ा दुश्मन था ना, अरुण गबली, वो भागते हुए मीडिया के पास पहुंचा और कहने लगा कि वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट मुझे मार देगा, मुझे गोलियों से मार देगा। Shoot first, ask questions later. These guys become kind of rock stars. They were in competition with each other, trying to score the biggest number of hits. यही वो दौर था जब मुंबई में कानून और अपराध के बीच में एक बेमेल युद्ध चल रहा था। वो समय बिल्कुल अलग था। मुंबई जो पहले बॉम्बे के नाम से जानी जाती थी, अब धीरे धीरे मुंबई बन रही थी। बदलाव की एक लहर आ गई थी। देखिए, मुंबई अंडरवर्ल्ड में कई गैंग थे, लेकिन सबसे ताकतवर दाऊद का डी कंपनी था, जिसने मुंबई के सबसे पुराने गैंग पठान को खत्म करके अंडरवर्ल्ड पर अपना कब्जा जमाया था। लेकिन इसके बाद भी कई गैंग आते और जाते रहे, लेकिन डी कंपनी के सामने जो दो सबसे बड़े गैंग टिके रहे वो थे अरुण गबली गैंग और बाद में छोटा राजन गैंग। इनके बीच खुली संघर्ष ऐसे बढ़ी कि शहर में खून की नदियां बहने लगी। फिर यहीं से शुरू हुआ अंडरवर्ल्ड वाले शहर में इनकाउंटर का खेल। इनकाउंटर करने वाले अफसरों के बीच जो सबसे चर्चित थे वो 83 के बैच के स्टूडेंट थे। महाराष्ट्र पुलिस का वो बैच जिस पर किताब भी लिखी जा चुकी है और फिर फिल्म भी बनी। इनकाउंटर करने वाले पुलिस अफसरों के लिए न्याय का मतलब था गोलियों से न्याय। जब ये पुलिसकर्मी कोई भी अपराधी मारते थे तो ये कोई सवाल नहीं करते थे, बस गोली मार देते थे। Shoot first, ask questions later. उनमें से कई पुलिस वालों का सीधा सीधा ये भी कहना होता था कि अगर पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई और जान जाने की नौबत आई तो मरने वाला हमेशा वो अपराधी ही होगा, पुलिस वाला नहीं। ये पुलिस वाले अपने काम में इतने माहिर होते थे कि उन्हें सम्मान और डर से भरी इज्जत दोनों मिलते थे। ऊपर से उस समय ये पुलिसकर्मी गर्व से कहते भी थे कि उन्होंने कितने लोगों को इनकाउंटर में मार गिराया, खुलेआम वो मीडिया में कहते थे। इसी दौरान 1998 में एक गैंगवार ने मुंबई पुलिस को इनकाउंटर करने का खुला लाइसेंस दे दिया। नवंबर 1998 में छोटा राजन के गैंग के सदस्यों ने बांद्रा रेलवे स्टेशन पर दाऊद इब्राहिम के एक सहयोगी को मार डाला और इस गैंगवार में 2 बेकसूर लोगों की भी जान चली गई। इसके बाद उस समय की बीजेपी शिवसेना सरकार ने मुंबई पुलिस को अंडरवर्ल्ड के खिलाफ खुलकर कार्रवाई करने की पूरी छूट दे दी। उस समय मुंबई पुलिस के पास एक खास टीम थी जिसे बैच ऑफ 83 कहा जाता था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये बैच जो है महाराष्ट्र पुलिस अकादमी नासिक से था और इसमें प्रदीप शर्मा, विजय सालास्कर, प्रफुल्ल भोसले और दया नायक जैसे अफसर थे जो आगे चलकर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाने लगे। ये पुलिसकर्मी अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अपनी कार्रवाई में इतने माहिर हो गए थे कि उनका नाम पूरे शहर में खौफ का पर्याय बन चुका था। विजय सालास्कर, प्रदीप शर्मा, दया नायक और प्रफुल्ल भोसले जैसे पुलिस अफसर इस समय के हीरो बन गए थे। इन्हें अर्बन काउबॉयज के रूप में जाना जाता था। एक बार एक घटना के बारे में बताया जाता है कि गैंगस्टर से नेता बने अरुण गबली को विजय सालास्कर से इतना डर था कि वो चुनाव के दिन भी घर से बाहर नहीं निकलते थे। वो डरते थे कि सालास्कर उन्हें इनकाउंटर में मार सकते हैं। मुंबई पुलिस के इन इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का एक नेटवर्क था जिनके पास शानदार इन्फॉर्मेंस होते थे। ये लोग उच्च अधिकारियों और ताकतवर लोगों से भी जुड़े होते थे। इसके अलावा आम लोग भी उनके क्विक जस्टिस से खुश रहते थे, क्योंकि अदालतों में मामलों की सुनवाई में सालों लग जाते थे, लेकिन इन इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के हाथों से न्याय तुरंत मिल जाता था। इनकी कुख्याति इस हद तक बढ़ चुकी थी कि ये खुद अपने स्कोर कार्ड फ्लॉन्ट करते थे। प्रदीप शर्मा का दावा था कि उन्होंने 114 लोगों को मारा था, यानी कि एक पुलिस अफसर जिसने 100 से भी ज़्यादा अपराधियों को मार गिराया, जबकि विजय सालास्कर ने 75 से 80 लोगों का इनकाउंटर किया था।
कुछ पुलिस वाले तो ये भी बताते थे कि कितने लोगों को मारे और रिपोर्ट्स में इसे गर्व से बताते थे। कुछ सीनियर आईपीएस अधिकारी एक दूसरे से मुकाबला करते थे और इन पुलिसकर्मियों ने इनकाउंटर के आंकड़े बढ़ाने के लिए छोटे अपराधी जैसे चैन स्नेचर्स को भी मार डाला था। कुल मिलाकर कहूँ तो जैसे किसी कॉरपोरेट कंपनी में एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनने की होड़ होती थी ना, वैसे ही ये आपस में compete किया करते थे इनकाउंटर के लिए। एक बार मैं सीनियर जर्नलिस्ट हुसैन जैदी को सुन रहा था तो पता चला कि मुंबई में एक वक्त ऐसा भी था जब अरुण गब्बी गैंग का सदा पाबले उर्फ सदा मामा का खूब भौकाल था और उससे पुलिस परेशान थी और मुंबई पुलिस के तीनों बड़े इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सिर्फ और सिर्फ सदा पाबले के पीछे लगे थे, या अगर कहूँ तो वो शायद सदा पाबले के मौत से अपना नंबर बढ़ाना चाह रहे थे। लेकिन सदा पाबले की क्या कहानी है और किसने उसका इनकाउंटर किया, ये आगे की कहानी में मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इन पुलिस अफसरों ने कुछ मामलों में कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड के लोगों के बीच मध्यस्थता भी की थी। ये पहले अंडरवर्ल्ड का काम था, लेकिन अब पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल होने लगे थे। लेकिन कहते हैं कि जल्दी ये कुख्यात पुलिस वाले अपने कर्मों की सजा भी पाने लगे। प्रदीप शर्मा को 2008 में नौकरी से निकाल दिया गया था जब उनके और दाऊद के साथी छोटा शकील के बीच टेलीफोन कॉल सामने आई। इसके बाद ऑफिसर शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया और 2010 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार जैसे जैसे ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट अपने कारनामे के कारण विवादों में आए, वैसे वैसे उनकी जिंदगी में बर्बादी शुरू हो गई। 19 मार्च 2019 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व एसीपी प्रदीप शर्मा समेत 12 पुलिसकर्मियों को 2006 में राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया की हत्या के लिए दोषी ठहराया और इसे इनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या करार दिया। हालांकि प्रदीप शर्मा को दोषी ठहराया जाना मुंबई पुलिस के उन पुलिसकर्मियों के लिए पहला मामला था जिनके खिलाफ फेक इनकाउंटर के आरोप थे। वैसे 1990 और 2000 के दशक में ये कोई नई बात नहीं थी। उस दौर में ऐसे कई इनकाउंटर हुए जो हमेशा विवादों के घेरे में रहे। इन सभी इनकाउंटर से पहले खुद मन्या सुरभि का भी इनकाउंटर, जो मुंबई का पहला पुलिस इनकाउंटर माना जाता है, यानी कि कहने वाले लोगों के हिसाब से ये पुलिस का इनकाउंटर नहीं बल्कि दाऊद के इशारे पर किया गया पुलिस की तरफ से एक मर्डर प्लानिंग था, जो असल में हुआ भी, क्योंकि दाऊद मन्या को अपने भाई के मर्डर में दोषी मानता था और उसे वो मरवाना चाहता था और ये काम कहते हैं कि उसने पुलिस से करवाया। हालांकि मन्या सुरभि की मौत की कहानी जो है वो मुंबई के इतिहास में पहले इनकाउंटर के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस तरह के इनकाउंटर से जितना विवाद होता है, अगले सुबह अखबार में उतनी ही तारीफ भी होती है उन्हीं पुलिस वालों की जिन्होंने अपराधियों को मारा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गोलियों के दम पर ही मुंबई में अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल किया गया था। लेकिन कुछ ऑफिसर ने अपने इसी हीरोइज्म का फायदा उठाकर फेक इनकाउंटर भी करते थे, जिसका खामियाजा उन्हें फ्यूचर में जाकर भुगतना पड़ता था जब कोई उसे चैलेंज करता था। प्रदीप शर्मा का एक केस हमारे सामने है। हालांकि आज के तारीख में भी इनकाउंटर जो है वो काफ़ी डिबेटिंग टॉपिक है। आप देख लीजिए कई इनकाउंटर्स हुए, उस पर काफ़ी विवाद हुआ, फिर चाहे वो विकास दुबे का इनकाउंटर हो या फिर आप देख लीजिए कि अभी हाल में जो बदलापुर में इनकाउंटर हुआ वो हो, या फिर कई साल पहले आनंद पाल का जो राजस्थान में इनकाउंटर हुआ था वो इनकाउंटर हो। जब पुलिस ने कहा कि राजस्थान में जब वो आनंदपाल को पकड़ने गए तो वो लगातार उस पर गोलियां बरसा रहा था, यानी आनंदपाल पुलिस को सरेंडर नहीं कर रहा था पुलिस के सामने और गोलियां बरसा रहा था छत से, तब जाकर आखिरकार पुलिस को आनंदपाल का इनकाउंटर करना पड़ा। लेकिन अब जाकर इसी साल वो जो पूरा मामला था पलट गया और ये अदालत ने फैसला सुनाया कि आनंदपाल का इनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर हुआ था, क्योंकि आनंदपाल ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। उसके बावजूद भी पुलिस ने उसे मारा पीटा, गाली दी और गोलियों से उसे मार दिया। यानी कि वो आनंदपाल को पकड़ सकते थे लेकिन उन्होंने आनंदपाल का इनकाउंटर करना ही सही समझा। हालांकि ये सब अदालत के मामले हैं, अदालत में ही पहले उसे इनकाउंटर माना गया, फिर बाद में माननीय अदालत का फैसला आया और उसे मर्डर कहा गया और ये सब कुछ सबूतों पर तय होता है। लेकिन फेक इनकाउंटर कैसे होता है और क्या होता है उससे जुड़ी ये कुछ कहानी थी। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो चैनल पर और भी वीडियोज है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे कोई इनकाउंटर हुआ फिर वो फेक इनकाउंटर हो गया। आनंदपाल की कहानी 2 एपिसोड में आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि कहानी सुनने के साथ अगर आप पढ़ने में भी दिलचस्पी रखते हैं तो मैंने एक कहानी लिखी है, उसने कहा आई हेट राइटर। ये एक क्राइम फिक्शन नोवेल है, क्राइम की दुनिया की ही आपको बताऊं तो एक फिक्शन कहानी है
जो आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो प्रोडक्ट लिस्ट में वो किताब आपको पढ़ने को मिल जाएगा, तो आप ज़रूर पढ़िएगा, या फिर अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे भी ये किताब आपको मिल जाएगा। आपको बस टाइप करना होगा उसने कहा आई हेट राइटर, जो मैंने लिखी है। तो उसे पढ़कर भी आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी लिखी हुई कहानी कैसी लगी। बाकी मैं पंचम प्रकाश यूँ ही आपसे मिलता रहूँगा। आज की कहानी को आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।